अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आठवीं जमात इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट यूनिट का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है मिस स्लिपरी। बच्चों, ये जो आज स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, चूँकि ये एक बड़ा चैप्टर है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी हुई है, इसलिए इसके अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। आज इस वीडियो में हम उसके शुरुआती वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ और उसके आगे का कुछ पार्ट देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को पार्ट 1 नाम दिया हुआ है। मिस स्लिपरी, अगर हम टाइटल की बात करें तो हमें पता है कि ये वर्ड मिस किसी लड़की के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बरक्स अगर कोई जेंट्स या कोई मेल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम मिस्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर कोई शादीशुदा खातून हो तो उसे हम मिसेज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मिस लिखा हुआ है क्योंकि ये आप ही की तरह 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट की स्टोरी है। चूँकि वो लड़की है इसलिए मिस का वर्ड यूज़ किया हुआ है। स्लिपरी वर्ड बना है स्लिप से। स्लिप हमें पता है, स्लिप यानी फिसलना, है ना। और स्लिपरी फिसलने वाले को कहते हैं। यहाँ पर मिस स्लिपरी ये एक मज़ाहिया टाइटल दिया हुआ है जो एक्चुअल में उस लड़की की कहानी है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि आखिर उसे क्यों मिस स्लिपरी कहा जा रहा है। स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम जो हमारे चैप्टर में शुरुआत में पॉइंट्स दिए हुए हैं, वार्मिंग अप एक्टिविटीज़, वहाँ से शुरुआत करेंगे। वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में हमें चिट चैट सेक्शन होता है, जहाँ पर हमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। और इस तरह एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका फर्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पर फर्स्ट एक्टिविटी में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस एक एक करके हमारे सामने आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, डू यू एग्री विथ योर फ्रेंड्स, वाई। देखिए, 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डू से शुरू हो रहा है। टू एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए उसे हम यस नो क्वेश्चन कहेंगे। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, उसका आंसर आप यस में भी कह सकते हो या नो में भी कह सकते हो, है ना। अब ऐसे में अगर हम आप स्टूडेंट्स की बात करें तो हर स्टूडेंट का जवाब अलग अलग हो सकता है कि डू यू एग्री विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स की बातों पे एग्री होते हैं। यानी वो जिस तरह, जैसे कभी होता है ना, फ्रेंड्स कहते हैं कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे, फिर बाद में कोई फ्रेंड्स कहते हैं कि आज हम खो खो खेलेंगे, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि आज हम गार्डन में जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो इस तरह अगर फ्रेंड्स कोई काम कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विथ योर फ्रेंड्स, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ एग्री होते हैं। इसका आंसर दोनों हो सकता है, यस भी और नो भी। आपको सोचना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एग्री होते हो या फिर एग्री नहीं होते ना, जिसे हम डिसएग्री कहते हैं, राइट। अब जो भी आप आंसर देंगे उसके आगे क्वेश्चन है वाई। और वाई हमें पता है, वाई रीज़न पूछने के लिए किया जाता है कि ऊपर जो आपने कहा कि यस तो क्यों यस, या अगर आपने कहा है नो तो क्यों नो,
इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एक उसका टेंटेटिव यानी एग्जाम्पल के तौर पर आंसर क्या बन सकता है कि यस, आई एग्री विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज दे ऑलवेज स्टैंड विथ मी ना, एक ये आंसर हो सकता है। या कोई कहेगा कि नो, आई डोंट एग्री विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज दे ऑलवेज टीज मी ना, टीज यानी सताना, चिढ़ाना। तो इस तरीके से दोनों आंसर हो सकता है। बच्चों यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका आंसर खुद से लिखते हुए आना चाहिए ना, वरना क्या होता है कि जैसे ही रेडीमेड आंसर मिलते हैं तो कुछ बच्चे उसी आंसर को वर्ड टू वर्ड यानी रट्टा मारकर याद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में जो ये क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट है वो ख़त्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जिसमें पूछा हुआ है, डू यू स्टॉप योर आर्गूमेंट्स आफ्टर सम टाइम्स और कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। देखिए अब फ्रेंड्स की बात चल रही है, तो फ्रेंड्स के साथ बहुत मर्तबा आर्गूमेंट हो जाता है ना, किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस में फिर क्या होता है कि हम किसी बात पर हमारे फ्रेंड्स से डिसएग्री होते हैं, है ना, और उसकी वजह से आर्गूमेंट हो जाता है। तो क्या ऐसे में जब हम अपने फ्रेंड के साथ आर्गूमेंट हो जाता है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, यानी कुछ वक्त के बाद उसको ख़त्म कर देते हैं, या फिर उसको पकड़ के बैठे रहते हैं कि रोज़ाना वही बात कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसा कहा था। तो यहाँ पर भी आंसर वेरी करेगा, डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं ना, लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा कि यस, आई स्टॉप माई आर्गूमेंट्स आफ्टर सम टाइम्स ना, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के साथ आर्गूमेंट ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए, वरना फ्रेंडशिप हमारी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह से पूछा हुआ है, वाई डू पीपल क्वेरल और फाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखिए, इन्होंने अब डू यू नहीं कहा बल्कि डायरेक्टली WHY से क्वेश्चन बना हुआ है कि वाई डू पीपल क्वेरल और फाइट, कि लोग क्यों क्वेरल यानी झगड़ा या फिर फाइट ना। क्वेरल और फाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम क्वेरल कहते हैं तो क्वेरल एक्चुअल में ओरली होता है, यानी हम सिर्फ ज़बान से एक दूसरे से अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, और फाइट में फिज़िकल फाइट होती है, यानी एक दूसरे को धक्का मुक्की करना, मारना। तो इस तरीके से क्वेश्चन है कि वाई डू पीपल क्वेरल और फाइट, लोग क्यों क्वेरल करते हैं या फाइट करते हैं। गौर कीजिए ज़रा क्या वजह होगी। ऐसा हम देखते हैं हमारे पड़ोस में, हमारे स्कूल में, रास्ते पर चलते हुए बहुत मर्तबा हमें ऐसा नज़र आता है कि दो लोग आपस में क्वेरल कर रहे हैं या कभी कभी तो फाइटिंग भी शुरू हो जाती है। तो क्या वजह होती है? सिंपल सी वजह होती है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट यानी एक पार्टी दूसरी वाली पार्टी के बात से एग्री नहीं है, और एग्री नहीं होने की वजह से फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, और उस गुस्से की वजह से लोग क्वेरल करते हैं, और फिर क्वेरल जब कंटिन्यू होता है तो फिर लोग फाइट भी करना शुरू कर देते हैं। तो पीपल फाइट और क्वेरल बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट, एंड this disagreement leads to anger, ultimately resulting into quarrel or fight. Moving to the next question, here the question we have, do we forgive or punish our dear ones for their mistakes? ना दो चीज़ें बताई गई हैं और दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। Do we punish और do we forgive? फॉरगिव यानी माफ़ कर देना, दरगुजर करना। पनिश यानी सज़ा देना। तो क्वेश्चन है, डू वी, क्या हम फॉरगिव करते हैं या पनिश करते हैं आर डियर वंस फॉर देयर मिस्टेक्स, कि हमारे जो डियर वंस से हैं। देखिए डियर वंस, वंस से यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी जो ये जमा में बता रहे कि जो हमारे अजीज़ हैं, जो हमें हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं,
जिनको हम पसंद करते हैं, ऐसे लोग अगर कोई मिस्टेक करते हैं, उनसे अगर कोई गलती सरजद हो जाती है, तो क्या हम उन्हें माफ़ करते हैं या फिर उनको सज़ा देते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो हमारे डियर वंस हैं, हमें अजीज़ हैं, हमें प्यारे हैं, इसलिए वी यूजुअली फॉरगिव देम, वी फॉरगिव देयर मिस्टेक्स। हम अपनों से सज़ा नहीं लेते, बल्कि हम उनकी मिस्टेक्स को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। राइट नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जहाँ पर वार्मिंग अप एक्टिविटी में हमें अपनी ओपिनियन पूछा जा रहा है। देन नेक्स्ट है, व्हाट डू यू फील आफ्टर अ क्वारल विद डियर वंस। उसी क्वारल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू फील, है ना, आपको कैसा लगता है। अच्छा, यहाँ पर हाउ डू यू फील ये भी पूछा जा सकता है, दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं। व्हाट डू यू फील आफ्टर अ क्वारल विद डियर वंस, जब आप अपने किसी चहीते के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कजिन्स के साथ, या फिर अपने किसी यंगर ब्रदर और सिस्टर यानी सिबलिंग्स के साथ आपका कुछ क्वारल हो जाए, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है। गौर कीजिए ज़रा, कैसा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने किसी फ्रेंड के साथ या फिर अपने सिबलिंग्स यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ या कजिन्स के साथ किसी बात पर क्वारल करते हैं, तो गुस्सा ख़त्म होने के बाद वी फील सॉरी ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, वी फील सॉरी आफ्टर अ क्वारल विद आवर डियर वंस। हमें अफसोस होता है, हमें शर्मिंदगी होती है कि हमने क्यों अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने कजिन्स के साथ जो हमें डियर वंस से, उनके साथ हमने क्वारल क्यों किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी रिग्रेट फॉर दैट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आगे और भी कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उसमें से एक एक्टिविटी हम और ले लेते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। बच्चे यहाँ पर आज इस साल आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हैं, अगले साल से हम 9th और 10th की तैयारी कर रहे होंगे। राइट, अब 9th और 10th में जो हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है, उसमें कंपलसरी एक क्वेश्चन होता है पंक्चुएशन मार्क्स का। तो यहाँ पर इस चैप्टर से पहले हमें जो एक्टिविटी दिया हुआ है वो एक्चुअल में उसी की एक तैयारी है कि आपको अभी से उसके बारे में मालूम होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स यहाँ पर जैसा हमारे सामने नज़र आ रहा है ना, लेफ्ट से अगर शुरुआत करें, ये जो डॉट नज़र आ रहा है इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। फुल स्टॉप के बाद कॉमा, कॉमा के बाद एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें नज़र आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद ये जो दो डॉट्स एक के नीचे एक नज़र आ रहे हैं इन्हें कोलन कहते हैं, और कभी कभी एक डॉट के नीचे कॉमा लगा हुआ होता है उसे सेमी कोलन कहते हैं। इस तरीके की जो आड़ी लाइन है उसे डैश कहते हैं। ये कुछ कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स के हैं। अच्छा, इसमें अगर ये कॉमा ऊपर की तरफ लगा हुआ हो तो उसे एपोस्ट्रोफ कहते हैं ना, जो एस इज़ या इस तरह के वर्ड्स को जोड़ने के लिए या नॉट लगाते वक्त जब हम इज़ंट कहते हैं तो वहाँ पर उसको यूज़ किया जा रहा होता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ था रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। देखिए अभी जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उन सेंटेंसेस में हमें गौर करना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स लगेगा। उसके अलावा ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, एक सरसरी आपको याद रखना है, फुल स्टॉप का यूज़ हम असर्टिव या दूसरे इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में हम जहाँ पर जुमला ख़त्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ फुल स्टॉप। कॉमा कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड्स, कोई एग्जाम्पल्स
आ रही हो और आगे उसके बारे में और कुछ बताना हो तो वहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई बात पूछी जा रही है तो उसे हम क्वेश्चन मार्क उसके एंड में लगाते हैं, राइट। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेशन का, ये इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होता है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी क्या, फिजाइया जुमले, यानी ऐसे जुमले जो हमारी हैरत को जाहिर कर रहे होते हैं या हमारे गुस्से को, हमारे गम को जाहिर कर रहे होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स को जाहिर करने वाले सेंटेंस हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग जब हम कहते हैं तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ना। इसी तरह ये इन्वर्टेड कॉमास जो है वो किसी डायलॉग को जाहिर करने के लिए होता है ना। कोलन जब किसी टॉपिक के बारे में उसके एग्जाम्पल से बतानी हो तो हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह ख़ास तौर से जब हम टाइम लिखना होता है तो उसमें भी हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं ना। सेमी कोलन किसी चीज़ के बारे में जब उसके सब टाइप्स बताना हो उस वक्त हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा एपोस्ट्रॉफ जब हम कुछ एब्रीवेशन के तौर पर यूज़ करते हैं तो उस वक्त एपोस्ट्रॉफ यूज़ करते हैं। जैसे अगर आई और एम को मिलाकर लिखना हो तो हम आई एम लिखते हैं और वहाँ पर एम से पहले एपोस्ट्रॉफ लगा होता है। तो ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं। इसके अलावा भी ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स भी होते हैं। देन उसके अलावा और भी कुछ है पंक्चुएशन मार्क्स, लेकिन ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है इन्हें कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स कहा जाता है। इसमें ख़ास तौर से आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि एंड में कौन से पंक्चुएशन मार्क्स लगते हैं। तो एंड में 3 ही लगते हैं, एक तो है फुल स्टॉप, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये ध्यान रखना रहेगा। यानी हमें फिर क्या देखना होगा कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वो असर्टिव यानी स्टेटमेंट है तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप लग जाए। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, राइट। इसी तरह क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी ख़ास टाइप होती है जो हाउ या व्हाट से शुरू होते हैं तो उसमें उसके एंड पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, कैपिटल लेटर्स। अब जो आपको पता है रूल्स कि जब हम कोई सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कैपिटल लेटर और कहाँ पर यूज़ होता है, कोई बता सकता है आप में से कि कैपिटल लेटर का यूज़ कब करते हैं? चलिए हम बता देते हैं। कैपिटल लेटर्स का यूज़ जब किसी प्रॉपर नाउन को लिखना हो उस वक्त हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो एब्रीवेशंस होते हैं, एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर का जब हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो हम लिखते हैं PM। तो ये जो PM है एक्चुअल में ये एब्रीवेशन है और एब्रीवेशन होने की वजह से उसे हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इस तरह ये कैपिटल लेटर्स के कुछ रूल्स हैं। अब जो एग्जांपल्स हमारी बुक में दी हुई है हम उसे एक एक करके देखते हैं और उसमें हम देखेंगे किस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है जो उसे हम रीड करें तो इस तरह से होता है, अमर सेड आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क। सबसे पहली बात यहाँ पर एक जो वर्ब यूज़ किया हुआ है सेड। सेड एक ऐसा वर्ब है जिसके बारे में हम जानते हैं कि जब कोई डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस होता है तो उसमें सेड लगा हुआ होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा में जुमला होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह से होगा। एक एक करके हम चीज़ों को लेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट लेटर है अमर और उसके साथ में सेड है उसको देखेंगे। तो अमर चूँकि एक प्रॉपर नाउन है और उसके अलावा वो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस है तो वो कैपिटल A से आएगा। उसके बाद सेड के बाद हम कॉमा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखते हैं तो इस तरह से उसे लिखा जाता है। अब आगे का सेंटेंस जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है यानी किसी का कहा गया जुमला है तो
तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये जो पार्ट है आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क, इस पार्ट को हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। और लेटर आई जो है, प्रोनाउन आई यानी मैं, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो इस तरीके से शुरुआत होगी। उसके आगे का जो पार्ट है कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क, इस पूरे सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए उसे स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। स्मॉल लेटर्स में लिख लेने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको इस तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बन गया, अमर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कुड नॉट कंप्लीट माई ज्योग्राफी होमवर्क, और सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो जाती है जहाँ पर हमने उस सेंटेंस को पंक्चुएट किया हुआ है, राइट। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये जो वर्ड सेड यूज़ किया हुआ है, उस सेड की वजह से हमें इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना पड़ा। अगर सेड नहीं लिखा हुआ होता तो फिर हम उसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ सेंटेंस को कैपिटल, स्मॉल, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क वगैरह इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे यहाँ पर हमारे सामने सेकंड एग्जाम्पल आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल है कि व्हाई डिड यू गो टू नागपुर, व्हाई डिड यू गो टू नागपुर। अब यहाँ पर शुरुआत हम वहीं से करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी आपको पंक्चुएशन के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा फर्स्ट वर्ड से शुरुआत करनी है ना। डायरेक्टली आपको आंसर लिखना नहीं शुरू कर देना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा वाई, तो वाई जो फर्स्ट लेटर उसका W है वो कैपिटल आ जाएगा, WHY, इस तरीके से वाई। अब वाई के बाद आगे का जो पार्ट है डिड यू गो टू नागपुर, इसमें अगर हम देखें तो डिड यू गो टू, इसमें कोई भी चीज़ कैपिटल नहीं आएगी। लेकिन ये जो नागपुर लिखा हुआ है, नागपुर इज़ अ प्रॉपर नाउन ना, वो एक इसमें ख़ास है, एक जगह, एक शहर का नाम है। तो शहरों के जो नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन नागपुर, कैपिटल N आ जाएगा। अब सेंटेंस खत्म होने के बाद लास्ट में हमें एक पंक्चुएशन मार्क लगाना होता है। यहाँ पर हम सेंटेंस के टाइप को देखें तो वाई से शुरू हो रहा है और वाई एक क्वेश्चन वाला वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, वाई डिड यू गो टू नागपुर। दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लेटर्स को हमने कैपिटल किया। पहला है वाई, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है, और सेकंड है नागपुर का N, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। इस तरह ये हमारा पंक्चुएशन और उसमें साथ ही कैपिटल लेटर्स किस तरह से किया जाता है उसके बारे में एग्जाम्पल हो गई। सेकंड एग्जाम्पल इसी तरीके से है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। देखिए अब यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट फ्रेज से, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में जो पहला वर्ड है द, वो हमें कैपिटल से लिखना होगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं तो उस वक्त वो प्रेसिडेंट एक ख़ास प्रेसिडेंट है जो पूरे मुल्क का सदर है, इसलिए वहाँ पर हमें उसे कैपिटल से लिखना रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा T कैपिटल P कैपिटल द प्रेसिडेंट। उसके बाद आगे का पार्ट है ऑफ वैसा ही रहेगा, लेकिन ऑफ के बाद अगला जो पार्ट है इंडिया, चूँकि वो एक प्रॉपर नाउन है, हमारे मुल्क का नाम है, इसलिए उसका आई कैपिटल रहेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से स्पेलिंग हो जाएगी। लिव्स एट हमारा वर्ब है और उसके साथ एड प्रीपोजिशन यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पर कोई मसला नहीं है। आगे हम बढ़े तो लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन ये किसी भी जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये उस घर का नाम है जहाँ पर
प्रेसिडेंट रहते हैं, यानी ये एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन होने की वजह से उसको इस तरीके से आर और बी कैपिटल इस तरह से लिखा जाएगा। तो हो जाता है हमारा सेंटेंस राष्ट्रपति भवन। उसके बाद प्रेपोजिशन इन वैसा ही रहेगा। अब आगे वर्ड है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक्चुअल में सिटी का नाम है, तो सिटी का नाम होने की वजह से दोनों ही वर्ड्स को कैपिटल से शुरुआत करेंगे। न्यू का एन कैपिटल रहेगा और दिल्ली का डी कैपिटल रहेगा। इस तरह ये हमने पहले स्मॉल और कैपिटल को एडजस्ट कर लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये किसी का कहा हुआ जुमला नहीं है। जैसे पिछले वाले जुमले में हमने सेड ये वर्ड देखा था, यहाँ पर वैसा सेड वाला मामला नहीं है, इसलिए उसे इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे। और अब लास्ट में हमें कोई पंक्चुएशन मार्क लगाना है जो यहाँ पर सेंटेंस के एंड में रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हमें एक बात बताई जा रही है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, इसलिए यहाँ पर हम सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। तो आपको ध्यान रखना रहेगा कि किस तरीके से ख़ास जगहों को हमने कैपिटलाइज करके लिखा हुआ है और जो कॉमन नाउन्स हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज। ये सेंटेंस दिया हुआ है। शुरुआत हम उसी तरह करेंगे। पहले हम जो फर्स्ट वर्ड है वाट से शुरुआत करेंगे और वाट को डब्ल्यू जो रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा वाट। उसके बाद यहाँ देखिए अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल एंड में आ रहा है, जबकि लाउड एक्सप्लोजन ये वर्ड्स पहले आ रहे हैं। तो ये एक्चुअल में एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने की वजह से ना उसको आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि व्हाट आ से मुराद के उसके बारे में हम जो कहने जा रहे हैं वो चीज़ कोई एक है। सो यहाँ पर व्हाट अ लाउड ना, देखिए आगे का जो पार्ट है व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, वो पूरा सेंटेंस उसी तरीके से लिख दिया जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये WH वाट से शुरू हो रहा है तो क्या लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? नहीं, हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लिए हमें पता है कि जब हम WH से क्वेश्चन बनाते हैं तो WH वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट के बाद हम इज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है बल्कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आता है ये एग्जाम्पल होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। तो यहाँ पर चूंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जुमले के एंड में हमें क्या करना होगा, हमें लगाना रहेगा एक एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने पर सेंटेंस बन जाता है व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल इसी एक्टिविटी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आर ब्रांचेज ऑफ साइंस। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब ये जुमला भी सेड या ऐसा कुछ इसमें नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये किसी ने कहा नहीं है ना। तो हम डायरेक्टली जुमले की शुरुआत करेंगे जहाँ पर हम फिज़िक्स का जो P है वो कैपिटल लिखेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा फिज़िक्स से इस तरीके से। उसके बाद चूँकि आगे और एग्जांपल्स हमें बतानी है फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो उसमें फिज़िक्स के बाद हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद आगे के जो वर्ड्स हैं केमिस्ट्री और नेक्स्ट जो वर्ड है जूलॉजी, वहाँ पर भी हम इस तरीके से कॉमा लग जाएगा, है ना। देखिए फिज़िक्स के बाद केमिस्ट्री के बाद, अब जूलॉजी के बाद ऑलरेडी वहाँ पर एंड लिखा हुआ है
इसलिए वहाँ पर कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है और आगे का जो सेंटेंस है वो पूरा वैसे ही रहेगा। और सेंटेंस के एंड पर हमें ये देखना रहेगा कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये एक कॉमन सा असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, इसलिए उसे हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये थे आज के हमारे मिस स्लिपरी इस चैप्टर के एक्टिविटी वार्मिंग अप और चिट चैट सेक्शन के क्वेश्चंस जो आज हमने यहाँ पर देखे। इस वीडियो में हमने समझा किस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।